अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक के एग्जाम स्पेशल और वन डे बिफोर की जबरदस्त कामयाबी के लिए आप सभी को बहुत बहुत, मेरे व्यूअर्स को सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और उनके भरोसे की ये जीत है कि मैथमेटिक्स में लास्ट 3 वीडियो जो मस्ट डू, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और एक जो है वन डे बिफोर। हालांकि लोगों ने लाइव सेशन को ज़्यादा देखा बजाय वन डे बिफोर के, क्योंकि दोनों में लाइव सेशन में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, जो कि मैंने फिर बाद में कवर अप किया था। लेकिन फिर भी तीनों पेपर को मिलाकर 100% क्वेश्चंस का आना स्टैंडर्ड और बेसिक में अपने आप में एक आपके भरोसे की जीत है। चाहे 12th की इंग्लिश हो, चाहे 10th के कोई भी सब्जेक्ट 80% से कम किसी में भी पेपर में नहीं आए, ये आपके वाकई में भरोसे की ही जीत। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में हम ब्लूप्रिंट से लेकर क्वेश्चन पैटर्न से लेकर हर एक क्वेश्चन पे देखेंगे, और पार्ट 1 की पूरी बुक में रिवाइज कराऊंगा इस वीडियो में, जिसमें आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 101%, इसमें भी एश्योर होके कह रहा हूं, पेपर में वही आएगा जो हम यहाँ पे करेंगे। इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट हो चाहे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पैटर्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं कराऊंगा, और मैं स्क्रीन शेयरिंग मोड का सहारा लूंगा। यानी कि जो है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो सपोर्ट मटेरियल है, मैं उसमें से आपको समझाता हुआ हर एक टॉपिक को क्लियर करता हुआ चलूंगा। और ये मान कर चलिए कि आप पार्ट 1, पार्ट 2 और वन डे बिफोर 99% कोशिश होगी कि वन डे बिफोर भी लाऊं। लेकिन अगर ये आप 2 वीडियो भी देख लेंगे तो 101% एग्जाम में आप 100% मार्क्स लेकर आएंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि जो हमारा जो पहला जो है पार्ट 1 में, जो नेशनल इनकम वाली जो बात है, नेशनल इनकम हमारा जो है रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है, राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो जिसका हम कहते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो राष्ट्रीय आय एवं संबद्ध समाहार, यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये हमारा जो है 10 मार्क्स का है। मनी एंड बैंकिंग हमारे पास 6 मार्क्स का है। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है ना, आय और रोजगार का निर्धारण, ये जो 12 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। गवर्नमेंट बजट जो है और इकोनॉमी जो है, यानी कि सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर, फोर्थ चैप्टर 6 मार्क्स का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम भुगतान शेष कहते हैं, ये 6 मार्क्स का है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो सेक्शन ए है, इसमें क्वेश्चन 1 to 10 MCQ बेस्ड होते हैं। उसके बाद जो है, आपको ध्यान रखिए कि एमसीक्यू करते वक्त आप ऑप्शन लिखिए, केवल आंसर नंबर लिखिए और ऑप्शन लिखिए। क्वेश्चन उतारने की आपको जरूरत नहीं है ना। उसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। फिर 11 to 12 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये 3 नंबर के हैं, आपके 3 मार्क्स के। और ये ध्यान रखिए कि जो 60 to 80 वर्ड्स, कई बार इकोनॉमिक्स में हम सोचते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर लिख दें, बहुत ज़्यादा नहीं, जबकि इकोनॉमिक्स में लिखा होता है कि 60 से 80 शब्दों में लिखना है। उससे ज़्यादा कोशिश मत करिए। मिनिमम वर्ड्स में आप अपनी बातों को पॉइंट्स में, ग्राफ के माध्यम से, ये सब चीज़ों से बताइए। ज़्यादा उसमें ये नहीं है कि बहुत ही लेंदी बनाने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करिए। हाँ, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूजन में है, तो वहाँ बेशक आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे एग्जाम्पल वगैरह जो है वो वर्ड लिमिट में नहीं आते हैं, है ना, ग्राफ वर्ड लिमिट में नहीं आता है। लेकिन टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करिए। 13 to 15 ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चन है ना, ये हमारे 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 12 मार्क्स हो जाता है हमारे पास। और 16 to 17 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये 100 to 150 वर्ड्स में हमें देने होते हैं, और ये 6 मार्क्स के होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें मैं आगे की समरी तो करा ही दूं, 18 to 27 ये जो हमारे सेकेंड पार्ट में भी 10 क्वेश्चन ये हमारे पास, ये क्या 1 मार्क्स के होते हैं, है ना। 28 to 29 यहाँ पे ये 3 मार्क्स के होते हैं। 30 to 32 ये हमारे 80 to 100 वर्ड्स में देने होते हैं। तो देखिए, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 60 to 80 वर्ड्स वो होते हैं, और 80 to 100 वर्ड्स ये होते हैं। अगर 80 वर्ड को हम एवरेज लेकर चले, तो 80 वर्ड्स के अगर हम आंसर तैयार करके रखते हैं, तो लगभग 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स दोनों में काम आ जाता है, और ये 4 मार्क्स के होते हैं। और लास्ट 2 क्वेश्चन 33 और 34 ये हमारे 6 मार्क्स के होते हैं। दूसरी बुक जो हमारी है, भारत के आर्थिक विकास, इसी की बात कर रहा हूं अभी मैं। इसमें हमारे पास जो चैप्टर है, वो जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है ना, भारत के समय की जो अर्थव्यवस्था का जो भी है, उस चीज़ की बात है ना। आज़ादी का जो है सिंस
एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, यानी कि आज़ादी के पूर्व संध्या पर और उसके बाद, है ना, ये सारी चीज़ों का है, ये 12 मार्क्स है हमारा। इसके बाद जो करंट चैलेंजेस में आ जाते हैं, तो जो करंट चैलेंजेस वाले चैप्टर्स हैं हमारे 22 मार्क्स हैं। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इसमें कंपैरिजन है इंडिया का पाकिस्तान का, ये है ना, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से मिलाकर ये भी हमारे 80 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आप डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मार्क्स को और अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें, तो ये स्वतंत्रता के समय, यानी कि जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले से लेकर ये 1991 के बाद से जो पॉलिसीज है वहाँ तक के जो चैप्टर्स हैं वो 12 मार्क्स में है। करंट चैलेंजेस में जो ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है ना, रूरल डेवलपमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारे चैप्टर, या एनवायरनमेंट वाला है, ये चारों पांचों 4 चैप्टर हैं ये लगभग, है ना, इनको मिलाकर ये जो है 22 मार्क्स होता है। ये करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में आ जाता है ये, है ना, यानी कि चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब है ना, धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और लास्ट का जो है वो आपका इंडिया पाकिस्तान वाला जो है, चाइना वाला है, वो आपका 6 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से अब मैं इसमें पूरी किताब जो है आपकी कोशिश करूंगा कि पहली बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स को 101% मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो भी मिनिमम टाइम में। मेरा काम बिल्कुल नहीं है कि आपका टाइम 1 मिनट का भी खराब हो। तो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे, खासकर जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं होता है, तो वो वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लेकर उसको कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्टरेट की जो बुक है, जो कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, मैं उसी की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये किताब सभी बच्चों के पास होती है। तो इसी का जो मैं चैप्टर वाइज यहीं से करते हुए कोशिश करूंगा आपको समझा। ये इंग्लिश मीडियम में दे रखा है ना, मार्क्स का 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 12 एंड 6 एंड 6 है ना, जबकि हिंदी मीडियम में ये गिवन नहीं है। हिंदी मीडियम में मैं वही देख रहा था कि हिंदी मीडियम में गिवन नहीं है ना, इंडेक्स वगैरह चालू हो जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक बार ये देख लीजिए, है ना, जिनके पास भी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है कि 10 मार्क्स आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। मनी एंड बैंकिंग भी सब कुछ जो है एक कई घंटे का रिसर्च वर्क के बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे टैली करते हैं, है ना। तो इसको हम देख, मैं इस वीडियो में कोशिश ये भी करूंगा कि 1 घंटे में मैं पूरी किताब को समझाता हुआ भी चलूं। ऐसा नहीं कि मैंने केवल क्वेश्चन क्वेश्चन बता दिया। ऐसे में क्या होता है कि जिन बच्चों को नहीं आ रहा होता है वो कंफ्यूज और हो जाते हैं। तो इसलिए मैं टॉपिक को बताता हुआ और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समझाता हुआ चलूंगा। जैसे कि देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनके पास ये सपोर्ट मटेरियल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, दोनों में डिफरेंस आ जाता है ना। ये दोनों जो आपको शुरुआत में दिख रहा है, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। लेफ्ट साइड में जो है हिंदी मीडियम का भी है। जो कंज्यूमर गुड्स वर्ड से कई बार आप शब्दों से समझ सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं, यानी कि उपभोक्ता के लिए जो वस्तुएं उपभोक्ता के लिए है ना, यानी कि परचेज्ड बाय कंज्यूमर, जिसको कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, उपभोक्ता खरीद रहा है। किसके लिए खरीदेगा, वो अपने उपभोग के लिए खरीदेगा, है ना, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खरीदेगा, यानी कि सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, है ना, तो इसके लिए खरीदेगा वो। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। जबकि दूसरा जो है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं ये, है ना, वो तो कंज्यूमेबल हो जाएंगे, कंज्यूम होगा, है ना, और उसके लिए भी हो सकता है, लंबे टाइम में भी वो उसको चला सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर गुड्स क्या है, वो कैपिटल एसेट, जैसे कि हम मशीनों को खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, वो वस्तुएं जो हमारे उत्पादन में काम आने के लिए खरीदी जाती हैं, उत्पादन में वो सहायक होती हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं, उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे मशीन है, कभी भी आप कंफ्यूजन में आइए तो एग्जाम्पल दे दीजिए। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि आप उसमें दाल चावल गेहूं, है ना, ये सब चीज़ें बता सकते हैं। जबकि कैपिटल गुड्स में आपकी मशीनें हो गई। ठीक है। इसके बाद देखिए, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ये दोनों का भी डिफरेंस आता है। इसको हम कहते हैं अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अंतिम वस्तुएं वे होती हैं वस्तुएं जो उपभोक्ता की प्रत्यक्ष संतुष्टि करती हैं। आप अपने वीडियो में सीसी को दबा सकते हैं ताकि हिंदी इंग्लिश के वर्ड आपके पास लिखा हुआ भी आए, जहां कंफ्यूजन हो आप उसको देख लें, है ना। तो फाइनल गुड्स दैट सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, और इंटरमीडिएट गुड्स विच इज यूज्ड बाय
प्रोड्यूसर, है ना, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जो उत्पादन के दौरान प्रयोग में लाई जाती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं और पुनः बिक्री के लिए प्रस्तुत कर दी जाती हैं। यानी कि अगर गन्ने का प्रयोग चीनी मिल ने किया है, तो गन्ने का प्रयोग क्या हुआ है, चीनी मिल ने किया है, तो चीनी मिल ने गन्ने को क्या किया, कीमत चीनी में ऐड करके बेचा है ना, तो इसलिए वो मध्य, हम चीनी के अंदर गन्ने को तो देखेंगे, दिखेगा नहीं, तो इसलिए कहा कि वो अपना अस्तित्व खो देती हैं, है ना। यानी कि जो है दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज फॉर एन एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि रीसेल के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए किए जाते हैं, इसलिए इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। दोनों में डिफरेंस आता है ना। इसके बाद देखिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट और डेप्रिशिएशन, है ना। ये इन्वेस्टमेंट का मतलब एक छोटे अर्थों में केवल ये समझ लीजिए कि जो पूंजी निर्माण है ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसको उत्पादन और उपभोग की अधिकता भी कहते हैं, अगर हम उसको डेफिनेशन में देखें, वो यहाँ नहीं है ना। अब इसके बाद आता है डेप्रिशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिशिएशन, ऊपर के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, है ना। डेप्रिशिएशन मूल्यह्रास है, इसको सामान्य टूट फूट और प्रचलन व समय प्रवाह के कारण कोई वस्तु के मूल्य की गिरावट आ जाए, है ना, यानी कि फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड कैपिटल है उसकी वैल्यू में कमी आ जाता है, किस कारण से, नॉर्मल वियर एंड टीयर, ये वर्ड याद रखिए, नॉर्मल वियर एंड टीयर, है ना, सामान्य टूट फूट के कारण। एक्सपेक्टेड एबोलोसेंस, ये ध्यान रखिए कि इसको हम कहते हैं कि अप्रत्याशित अप्रचलन है। ये भी कई बार क्वेश्चन होता है कि क्या है एक्सपेक्टेड एबोलोसेंस और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब है जिसकी उम्मीद थी, है ना, कि हमें ये एक मोबाइल आज खरीदा है और 2 साल के बाद इसकी कीमत कम हो ही जानी है, आज गाड़ी है उसकी मॉडल की कीमत कम होनी है, तो एक्सपेक्टेड एबोलोसेंस है। और जो दूसरे होते हैं जैसे अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उसके कारण जो हानि होती है वो पूंजीगत हानि है ना। ये डेप्रिशिएशन क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड एबोलोसेंस है, नॉर्मल वियर एंड टीयर है। अब इसके बाद है स्टॉक एंड फ्लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहा ना, ये सभी डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा करके चलिए एग्जाम में, है ना। कई बार डेफिनेशन आएगा तो भी फायदा हो जाएगा, और डिफरेंस करेंगे तो दोनों को दो हिस्सों में ऐसे करके लिखिए, एक तरफ स्टॉक एक तरफ फ्लो, है ना, तो इस तरीके से लिखिए। तो स्टॉक क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि जो मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, कि जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक समय बिंदु पे मापा जाता है। और फ्लो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि समय, जैसे कि एक तो कहते हैं ना कि एक समय बिंदु पे माप रहे हैं और एक समय अवधि में माप रहे हैं। समय अवधि का मतलब क्या है, जैसे कि 2021-22 हो गया, है ना। कोई इनकम आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप तो महीने की बताएंगे, आप एनुअल बताएंगे, तो वो क्या है, फ्लो है। जबकि आपसे कोई पूछेगा आपकी कितनी संपत्ति है, तो आप बताएंगे अभी की तारीख में मेरे पास ये है, तो वो स्टॉक है। एक टंकी में जो पानी है वो स्टॉक है, और अगर उसको हम खोल दे तो प्रवाह है। ये सब एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय पूंजी स्टॉक है, नेशनल कैपिटल, जबकि नेशनल इनकम जो है वो फ्लो है, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर में मापते हैं उसको, तो ये ध्यान रखिए, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। इसके बाद देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये देखिए, इसको कई बार ध्यान रखिए कि इसको जो है ये फ्लो है, ये कैसे फ्लो है, जैसे कि एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ जो है जो प्रोड्यूसर है, इन दोनों के बीच में ऐसे प्रवाह हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। ये अपने जो है प्रोडक्शन के साधन जो हैं प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीन्योरशिप, है ना, और बदले में इनको क्या मिल रहा है, लगान, किराया, ब्याज और लाभ, है ना, रॉयल्टी, प्रॉफिट। ये फिर वही पैसा उधर क्या हो रहा है, घूम के आ रहा है फिर इसके पास मनी के टर्म में। तो एक तरफ क्या है, रियल फ्लो चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, मॉनेटरी फ्लो चल रहा है, यानी कि जो प्रोड्यूसर ने कमाया है उसी पैसे को उसने फिर इनको दिया है, फिर इन्होंने इसको कैसे खर्च किया है, वस्तुओं और सेवाओं पे, तो दोबारा कहाँ आ गया है, प्रोड्यूसर के पास, है ना। तो एक तरफ प्रोड्यूसर हो गया, एक तरफ फैमिली हो गई आपकी, और इसके बीच में फिर कैपिटल मार्केट हो जाएगा, है ना, बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा, है ना, तो ये पैसा फिर सरकार, गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये नेशनल इनकम का फ्लो है, केवल समझना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको केवल समझ लीजिए कि इसी को राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, है ना, कि विदेशों से आयात निर्यात में वो कई फ्लो हो जाता है, लेकिन अगर सिंपल में कहें तो फर्म और हाउस होल्ड हो गए,
है ना। तो दो चीज़ों में आप इसको बांट सकते हैं, एक तरफ परिवार है और दूसरी तरफ जो है फर्में हैं, है ना। और फर्मों का काम है इनकम करना, फिर उसको बांटना, यही है राष्ट्रीय इनकम का चक्रीय प्रवाह। इसको आप ग्राफ बना के 4 लाइनें इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, आंसर होके तैयार हो जाता है। अब इसी में लीकेज एंड इंजेक्शन आ जाता है ना। जैसे कि जिसको हम कहते हैं शरण और भरण, है ना। इंजेक्शन, इंजेक्शन जैसे कहते हैं ना, इंजेक्शन दे दिया। कई बार हम बात सुने होंगे आप लोगों ने कि अर्थव्यवस्था को इंजेक्शन की जरूरत है। इंजेक्शन का मतलब क्या है, कहीं से कोई अर्थव्यवस्था में यानी कि इस प्रवाह के अंदर कहीं से कुछ पैसे आ जाए तो उसको हम इंजेक्शन कहेंगे, है ना। कि अमाउंट ऑफ मनी विच इज एडेड टू द सर्कुलर फ्लो, यानी कि सर्कुलर फ्लो में पैसा ऐड हो गया तो क्या है, वो है इंजेक्शन। और सर्कुलर फ्लो से पैसा लीक हो गया, लीकेज वर्ड से पता चलता है कि पैसा लीक हो गया है, तो क्या है, लीकेज, है ना। तो दोनों वर्ड ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके अलावा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इकोनॉमिक टेरिटरी, और दूसरा एक वर्ड और है आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है, वस्तुओं का, सेवाओं का बहुत ही स्वतंत्र प्रवाह हो रहा है ना। इसमें सभी शामिल हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस है ना। हमारे जो मिलिट्री कैंप्स है, एम्बेसीज हैं, ये सभी कई बार क्वेश्चन में आता है कि क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है या नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, जैसे विदेशों में भी कोई अगर हमारा एम्बेसी है, दूतावास है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, और वहाँ जो इनकम होती है वो डोमेस्टिक इनकम में यानी कि घरेलू आय में शामिल होती है, ठीक है ना। जिसको घरेलू सीमा कहते हैं, घरेलू सीमा में आय जो है उसको घरेलू आय कहेंगे। जबकि नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि शुद्ध विदेशी विदेशी साधन है जुड़ जाता है। अब ये दोनों ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसके बाद ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि एक पर्सन जो एक इंस्टीट्यूशन या कोई इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बच्चे दो वर्ड नहीं लगाते, है ना। जबकि ये ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति व संस्थाएं, है ना, दोनों ही आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन भी है, जो नॉर्मली रेसाइड्स इन अ कंट्री एंड वेयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, है ना। मतलब 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए वो रहते हैं, और उनका आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में केंद्रित होता है, तब वो वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं। हिंदी में इसको हम सामान्य निवासी कहते हैं। और फैक्टर इनकम यानी कि साधन आय, है ना। साधनों से, साधन क्या है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ठीक है ना। ये 4 साधन है उत्पादन के, प्रोडक्शन के 4 साधन है ना। यानी कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप। इसको मिलने वाला लैंड को क्या मिलेगा, रॉयल्टी है, लगान है ना। लेबर को जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हैं, मजदूरी व वेतन है, ठीक है। और जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये मैं मेनली कहा ना, 1 घंटे में आप बस मुझे ध्यान से सुनते रहिए, और जहाँ जहाँ कॉपी पेन लेकर बैठे, जो आपको जहाँ जरूरत लगे उसको नोट डाउन करते रहिए, है ना। तो आपका पूरा काम हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए ट्रांसफर पेमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं। और ये समझ जाइए कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, ये एक पक्षीय हस्तांतरण है, वन साइडेड ये ट्रांसफर है, इसलिए इसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। इसमें डिफरेंस आता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट में क्या अंतर है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स को नेशनल इनकम में हम शामिल नहीं करते। ये वन साइडेड पेमेंट्स है, जो देने वाले की आय से आता है, पाने वाले में जुड़ जाता है। जैसे हमने वृद्धावस्था पेंशन दिया है ना, ओल्ड एज पेंशन, क्या है ये, सरकार ने दिया, उसकी सरकार की इनकम में से गया, और उस गरीब के इनकम में, या उस जो बुजुर्ग है उसके इनकम में, या किसी विधवा के इनकम में, या किसी स्टूडेंट के इनकम में स्कॉलरशिप के माध्यम से पहुंच गया। तो इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। फैक्टर इनकम राष्ट्रीय आय में यानी कि नेशनल इनकम में शामिल होता है। अब इसके बाद है कैपिटल गेन, जिसको हम पूंजीगत लाभ कहते हैं। जैसे कि जो भी पूंजीगत संपत्ति है, वित्तीय संपत्ति है, उसके मूल्य में जो वृद्धि हो रही है ना, इसको हम पूंजीगत गेन कहते हैं, यानी कि एक तरीके से कैपिटल गेन कहते हैं। द गेन इज नॉट रियलाइज अंटिल द एसेट इज सोल्ड।
है ना। जब तक असेट को बेचा नहीं गया है तब तक गेन जो है वो रियलाइज नहीं हुआ है। तो एन इंक्रीज इन द वैल्यू, ये इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या है, कैपिटल असेट्स है, और फिनिश्ड, और जो कैपिटल असेट्स और फिनिश्ड फाइनेंशियल असेट्स, है ना, ओवर द टाइम, समय के साथ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें दो चीजें आती हैं, वैसे तो तीन आती हैं, जो वेजेज है, सैलरी है, ठीक है, बोनस है, और कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है इन सोशल सिक्योरिटी। ये ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम का जब हम सवाल कर रहे होते हैं तो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज लिख देते हैं। जब एम्प्लॉय करेगा यानी कि कर्मचारी स्वयं करेगा तो वो उसकी इनकम में नहीं जोड़ा जाए, मतलब उसकी जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, कंपनसेशन है, उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। जोड़ा क्या जाएगा, जो मालिक ने दिया है, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा अंशदान, है ना, मजदूरी व वेतन, है ना, वो मालिकों द्वारा किया गया सामाजिक सुरक्षा अंशदान, यानी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉइज नहीं होगा। मान लो मैं खुद ही अपने सिक्योरिटीज के लिए, कुछ पेंशन के लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, अपने पॉकेट से कर रहा हूँ, तो उसमें वो मेरी पारिश्रमिक नहीं है, लेकिन मालिक ने मेरे अकाउंट में वो पैसा डाला है ना, चाहे वो जीपीएफ में डाला या सीपीएफ में डाला या वो ईएसआई के कार्ड के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो पैसा क्या है, वो मालिक का कंट्रीब्यूशन है, वो मेरी एक इनकम में मानी जाएगी। तभी जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे जाते हैं उनको लगता है कि यहाँ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ज़्यादा होता है। अब इसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि डेफिनेशन बहुत अच्छा नहीं दिया है ना। इसको हम शॉर्टकट में बिल्कुल लिख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है कि ऑपरेशन किया है, प्रोडक्शन किया है, जो इनकम आया है, ऑपरेटिंग सरप्लस है। यानी कि इसमें सम क्या है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है ना। हालांकि इसके अलावा भी कॉपीराइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम आ रहा है, यानी कि संपत्ति व उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय को क्या कहते हैं, कर्म प्रचालन अधिशेष कहते हैं। इसमें जैसे कि किराया है, ब्याज है, लाभ है। एंटरप्रेन्योरशिप का इनकम क्या हो गया, लाभ हो गया, है ना, तो इसको हम शामिल करते हैं। अब सब्सिडीज क्या है, जो सब्सिडी एक अमाउंट है मनी का जो डायरेक्टली टू फर्म्स बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो फर्म्स को देती है वो क्या है सर, सब्सिडी कहलाती है। इसको मैं इसलिए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, एनआईटी, है ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो उसमें क्या है, अप्रत्यक्ष कर में से यही सब्सिडी माइनस किया जाता है, यानी कि उस फर्म के पास तो पैसा ये एक्स्ट्रा चला गया था, तो जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं और फैक्टर कॉस्ट की करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, इसलिए, है ना। उसको हम वहाँ पे जाएंगे तो और अच्छी तरह इसको हम समझेंगे। अब इसके बाद देखिए वैल्यू एडेड, है ना। वैल्यू आउटपुट क्या है, जो पी इंटू क्यू, क्वांटिटी कितनी है और कितनी सेल हुई है, उसका प्राइस से जोड़ दें क्वांटिटी को तो आउटपुट आ जाएगा, उसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे। जब हम वैल्यू एडेड मेथड से कर रहे होते हैं तो वैल्यू एडेड का क्या है, एक क्वेश्चन छूट रहा है, शायद आगे आए तो पता नहीं, जिसको हम डबल कोइन से डबल काउंटिंग कहते हैं, दोहरे क्या कहते हैं इसको हम, दोहरी गणना, हाँ, दोहरी गणना की समस्या। जब नेशनल इनकम हम चीनी की बात कर रहे थे, शुगर केन की बात कर रहे थे, तो शुगर केन ने जो है, किसान ने शुगर केन की यानी कि गन्ने की कीमत को जोड़ा अपनी इनकम में, चीनी वाले ने गन्ने की कीमत को चीनी में जोड़ दिया, बिस्किट वाले ने चीनी की कीमत को बिस्किट में जोड़ दिया। तो इस तरीके से तो बिस्किट कंपनी की बात करें तो गन्ने की कीमत तो 3 बार ऐड हो गई, तो इसी को हम कहते हैं दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसको बचाने के लिए या तो वैल्यू एडेड किया जाता है इस मेथड का इस्तेमाल, या तो फाइनल आउटपुट का ये क्वेश्चन आता है कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाता है, तो आपका आंसर यही होगा कि बाय द वे ऑफ वैल्यू एडेड मेथड या फाइनल गुड्स आउटपुट मेथड, यानी कि अंतिम वस्तुओं की कीमत के विधि के द्वारा या तो मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा, है ना। तो केवल हम ऐसे करके केवल अंतिम वस्तुओं की ही कीमत को लेकर हम इस समस्या का सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारे पास, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जीडीपी, एमपी और एनएनपीएफसी। मैं इस कंसेप्ट को ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी, जी का मतलब है ग्रॉस,
और एन का मतलब है नेट। ये मेरे ट्रिक को आप कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो सकता है। माइनस डेप्रिशिएशन, यानी कि अगर हम जी से एन पे जाना है तो माइनस करेंगे मूल्यह्रास को, डेप्रिशिएशन को। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में ही करा करें इस चीज को, है ना। उसके बाद एमपी से एफसी पे अगर हम कोई भी चीज आते हैं, मार्केट प्राइस से हम जाते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस का मतलब अगर मान लेते हैं हम बिस्किट खरीद रहे हैं तो उसमें उसकी कीमत 50 रुपये है, लेकिन देखा जाए तो उस 50 रुपये में 15 रुपये तो सरकार को टैक्स के रूप में गया है, तो वो फैक्टर तक नहीं पहुंचा। यानी कि किसके पास फैक्टर का मतलब क्या है, भूमि श्रम पूंजी और उद्यम, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उस तक तो पहुंचा नहीं। तो इसलिए ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट, मेरे अगर शॉर्टकट पे आप गौर करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। तो एनआईटी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से हम क्या करते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं। कई बार माइनस का साइन लगाएं तो आप सब्सिडी को ब्रैकेट खोलेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल करते वक्त ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अब जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया कि मार्केट प्राइस उसकी अलग है, जबकि फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो साधनों तक गया है। तो इसलिए साधन लागत पर जब भी हम एनडीपीएफसी हो या एनएनपीएफसी हो, इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम यही है ना। तो ये क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे होता है। और तीसरी चीज है डी और एन का डिफरेंस, ये डी और एन, है ना। तो ये डी और एन का डिफरेंस क्या है, ये डोमेस्टिक है और इसका मतलब नेशनल है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, प्लस एन फीफा होता है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है ना। तो यानी कि अगर कोई कहे जी पे दिया है एन पे आना है, इस जी से एन पे आने के लिए आप क्या कीजिए, डेप्रिशिएशन माइनस कीजिए। एन निकाल चुके आप और जी पे आना है, मान लेते हैं इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता है तो उस पे आना है, तो जी आप डेप्रिशिएशन माइनस की जगह क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, उल्टा आएंगे तो आप, ठीक है। ऐसे फैक्टर कॉस्ट आप निकाल चुके हो, आपको मार्केट प्राइस जीडीपीएमपी कोई कह रहा है निकालने के लिए, तो आप एन से जी पे जाने के लिए आपने डेप्रिशिएशन प्लस किया, मूल्यह्रास को प्लस किया। फैक्टर कॉस्ट से इस पे आने के लिए आपने एनआईटी को माइनस की जगह उल्टा करके प्लस कर दिया। नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए आपने इधर जाने के लिए प्लस किया था, तो इधर आने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने ये मेरे ट्रिक को कर लिया ये वाला, है ना, तो आपको ये इतने सारे 50 फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपका एक एक चीज हो जाएगा, है ना। जीडीपी, एमपी, एनएनपीएफसी सब हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनपीआ, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, शुद्ध विदेशी साधन आय के घटक पूछे जाते हैं पेपर में, बताइए। तो ये ध्यान रखिए कि नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हिंदी मीडियम में नजर नहीं आया मुझे, है ना। तो ये आप हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए कि नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, वो शुद्ध कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कुछ हमने विदेशों को दिया है और कुछ हमने विदेशों से लिया है। जैसे नेपाल का व्यक्ति को यहाँ काम कर रहा था तो पैसा यहाँ से लेकर जा रहा था तो वो चला गया, जबकि हमारे देश के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, शुद्ध विदेशी साधन आय का घटक है। ऐसे ही बाहर की कंपनियां, होंडा भारत में कोई सामान बेच रहा है, मोबाइल एमआई बेचा जा रहा है या कोई और है, तो वो पैसा क्या है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप विदेशों का है, जो हमारे देश में वो कमा रहे हैं, अपने देश में लेकर जा रहे हैं। वैसे ही कुछ हमारे देश की कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं, है ना, तो वो पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। अब ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है कि एक आय ऐसा है जिसको अवितरित लाभ कहते हैं, है ना, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं इसको, दो तीन अलग अलग नाम से भी हम बुलाते हैं, है ना। जैसे कि गैर विभागीय उद्यमों की बचत कहते हैं, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज हैं। तो ये वर्ड ध्यान रखा करिएगा, अलग कॉपी में नोट कर लीजिए कि वर्ड से हम कंफ्यूज ना हो। तो जो नेट रिटेन अर्निंग, यानी कि हमारे देश की कंपनियों ने विदेशों में पैसे अपने बचा के रख लिए, है ना, आगे के फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे विदेशों की कंपनियों ने हमारे देश में बचा के रखा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, ये नेट रिटेन अर्निंग्स हो जाता है। तो इन तीनों को जोड़कर हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलता है। अब देखिए एस्टिमेटेड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके तीनों स्टेप्स हमें समझना होता है कि आय विधि है,
व्यय विधि है और उत्पादन विधि है। मैं शॉर्टकट में तीनों का एक ट्रिक बता रहा हूं। तीनों के लिए 3-4 लाइनें कॉमन हो सकती हैं। जैसे कि हालांकि हम कहें तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि हम जब इनकम मेथड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एनडीपीएफसी निकलता है ना। ये क्या होता है, हमारा पहला एनडीपीएफसी होता है, ये जो निकालते हैं। इसमें हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है और तीसरा मिक्स्ड इनकम होता है ना। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों चीज़ों को समझें तो इसका मतलब क्या है, मजदूरी व वेतन है यानी कि सैलरी एंड वेजेज है, प्लस जो मालिकों का कंट्रीब्यूशन आ गया, मैंने ये कहा। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हो गया, हमारा जो रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है ना, लगान, किराया, ब्याज व लाभ। और मिक्स्ड इनकम जो है ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड का, स्वनियोजितों का मिश्रित है। कई बार एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसको मिक्स्ड इनकम क्यों कहते हैं। तो मिक्स्ड इनकम कहने का कारण क्या है कि जो स्वनियोजित व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जो अपना काम धंधा स्वयं करते हैं, है ना। दे आर नॉट एम्प्लॉयज समवेयर, दे डू देयर ओन बिजनेस। तो उनके इनकम में क्या है, खुद के कमरे उन्होंने अपने किराए पे लगाए हैं, उसी कमरे में वो दुकान चला रहे हैं, उसी में पैसा उनका है ना। मजदूरी भी वो खुद ही कर रहे हैं। तो उनका इनकम ना मिक्स्ड होता है। किस चीज़ का, यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी वही लेगा, प्रॉफिट भी वही लेगा, पैसे का ब्याज भी वही लेगा, यानी कि हर तरह से। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम कहते हैं। जहां आपको कंफ्यूजन हो एग्जाम्पल देकर फिर बाद में एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। अगर आपने सही क्वेश्चन को समझाया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स में नंबर लेना बहुत आसान होता है। तो मैं कॉमन है, हालांकि ये मैंने कहा ना ये इनकम मेथड है, लेकिन मैं कॉमन सी चीजें बता रहा हूं। कैसे एनडीपीएफसी निकल गया, एनडीपीएफसी निकलने के बाद एनपीआर को जोड़ दिया तो हमारा एनएनपी निकल गया। तो मैं कॉमन चीजें कह रहा हूं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 सेक्टर में बांट लेते हैं। तीनों सेक्टर के हम अलग अलग इनकम को जोड़ते हैं, है ना। कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि हम अगर प्रोडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोडक्शन मेथड क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर के उत्पादन का मूल्य यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लिया, फिर तीनों सेक्टर का हमने इंटरमीडिएट ले लिया, दोनों को घटा दिया तो हमारा क्या निकला, जीडीपीएमपी। जबकि हम इनकम इस वाले में बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या निकला, एनडीपीएफसी। इसमें हमने तीनों की आय को जोड़ा है। किसको किसको, कर्मचारियों का, या तो कोई व्यक्ति काम से आय कर रहा है या तो संपत्ति या उद्यम रीति से कर रहा है, यानी कि कोई अपनी मेहनत से कर रहा है इनकम, है ना, वर्क जो है उसका। दूसरा और तीसरा सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो तीनों के इनकम को जोड़ा तो एनडीपीएफसी आ गया, इसमें एनपीआर जोड़ा तो हमारा नेशनल इनकम आ गया। तो इस चीज को आप समझिए, इसी पे आपके सारे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आनी है ना। और वही जब हम उसकी बात करते हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी आप समझिए कि जीडीपी एमपी क्या है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स प्लस आई एम, है ना, एक्स माइनस एम है। यानी कि जो उपभोग व्यय है, सरकारी उपभोग व्यय, निजी उपभोग व्यय, शुद्ध निर्यात, है ना, और ये जो है सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखिए कि जो निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ऐसे वर्ड लिखे होते हैं। तो 5 टर्म्स है वो याद रखेंगे। और जो ट्रिक है वो मैं बता दे रहा हूं कि कई बार होता क्या है, स्टॉक में चेंज इन स्टॉक दिया जाता है। तो चेंज इन स्टॉक किसका है, कैपिटल फॉर्मेशन का एक हिस्सा है वो। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो ऐसे में चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इसके 3 पार्ट हैं। एक तो हमारा फिक्स्ड का है जिसको हम कहते हैं कि स्थिर पूंजी निर्माण जो हुआ है, दूसरा स्टॉक में परिवर्तन हुआ है, और तीसरा मूल्यवान वस्तुओं का शुद्ध अर्जन है। तो 3 चीजें हैं, यानी कि अक्यूमुलेशन ऑफ प्रीशियस गुड। ये वाला पेपर में होता ही नहीं है। तो होता क्या है, 2 चीजें होती हैं। जब स्थिर वाला वर्ड लिखा है, फिक्स्ड वर्ड लिखा है, तो आपको चेंज इन स्टॉक नहीं लेना। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक। तो वो कब लेंगे हम, जब आपको दिख रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, कि जब आपको दिख रहा है कि स्थिर पूंजी निर्माण दे रखा है ना, सकल घरेलू अचल पूंजी निर्माण, अचल वर्ड लिखा है ना। तो अचल वर्ड का मतलब क्या है, अचल और चल दोनों लेना पड़ेगा हमें, हिंदी में बता रहा हूं अभी। यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड लिखा है तो इसमें तो उन्होंने पूरा ही पूरा लिखा है। जैसे इसको आप समझने के लिए इजी में बताऊं,
जितने वर्ड ज़्यादा लिखे हैं वो उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे प्रिंसिपल बड़ी पोस्ट है, वाइस वर्ड लग गया, वाइस प्रिंसिपल छोटा पोस्ट है ना। ऐसे ही जो एसपी हो गया, उसके नीचे एसीपी हो गया, है ना। जो वर्ड है प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये वर्ड, एक वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाने से उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे उन्होंने फिक्स्ड वर्ड लगाया तो इसका मतलब फिक्स्ड अलग है तो साथ में चेंज इन स्टॉक लेना पड़ेगा, फिक्स्ड नहीं लगा है तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेना पड़ेगा। एक तरफ से यहाँ कंफ्यूजन करते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये भी ग्रॉस वर्ड जो है, ग्रॉस की जगह कई बार नेट ही लिख देते हैं, तो हमारा जीडीपी की जगह क्या आएगा, एनडीपी आ जाएगा। वहां पे ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रॉस में माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन तो नेट आएगा। उन्होंने ग्रॉस की जगह दे ही दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड को फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पेपर में मिल सकता है। शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण और सकल घरेलू पूंजी निर्माण, दोनों में अंतर क्या है, मूल्यह्रास का, डेप्रिशिएशन का, पहली बात। दूसरी बात बिल्कुल सिंपल में, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध या सकल घरेलू पूंजी निर्माण या सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण, अचल वर्ड जुड़ गया यानी कि वैल्यू कम हो गई, इसमें स्टॉक में परिवर्तन लेना पड़ेगा। अगर अचल नहीं होता यानी कि कांस्टेंट वाला नहीं होता तो हम चेंज इन स्टॉक नहीं लेते। चार ही घटक होते हमारे, निजी अंतिम उपभोग, सरकारी अंतिम उपभोग, पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। अब शुद्ध निर्यात में भी यानी कि नेट एक्सपोर्ट में भी एक अंतर है, ये समझिएगा। कई बार नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे देते हैं, वो प्लस की जगह फिर माइनस हो जाएगा। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। अब उन्होंने दे क्या दिया है, नेट इंपोर्ट दे दिया है, उल्टा दे दिया है, तो प्लस की जगह आपको वहां माइनस करना पड़ेगा, है ना, ताकि वो चीजें कॉमन हो जाए। तो यही क्वेश्चन में हल्के फुल्के कंफ्यूज कर रहे होते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरी वीडियो को 2 बार और सुन लीजिएगा ढंग से, इस लाइन को रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कहना। अब जैसे मैंने कहा कि कई बार इसके पग आते हैं कि आप मेथड्स बताइए, तो आप बिल्कुल ही वही याद रखिए जो मैंने बताया है। पहला काम, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करके लिखिए। फर्स्ट स्टेप में तो ये लिख दीजिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में बांटा। सेकंड स्टेप में आप ये लिख दीजिए तीनों की आपने मूल्य वृद्धि ज्ञात की, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, उत्पादन विधि की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तीनों का आपने क्या किया, प्रोडक्शन की कॉस्ट ली और इंटरमीडिएट को माइनस किया, जीडीपीएमपी निकला। थर्ड नंबर पे जो मैंने चार्ट टेबल अभी बता के दिखाया था कि जीडीपीएमपी से माइनस डेप्रिशिएशन किया और माइनस एनआईटी करके एनपीआर को जोड़ दिया, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते ही वो क्या आ गया, एनएनपीएफसी आ गया, है ना। तो ये ध्यान रखिए, जब इनकम मेथड की तो आय को हमने काम से आए, संपत्ति से आए, उद्यम रीति से आए और स्वनियोजन से बांट दिया। हालांकि नहीं चाहे तो एक लाइन वो भी लिख दीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाले। फिर उसके बाद जो है एनडीपीएफसी क्या होता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजित मिश्रित आय, तीनों का सम होता है, यानी कि रिम्यूनरेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। उसके बाद एनडीपीएफसी निकला, एनपीआर जोड़ा तो क्या आया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद जो बात हुई उसकी जो व्यय विधि की, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड की, एक्सपेंडिचर मेथड में वही 5 टर्म्स है, लिखने हैं, है ना। यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण की जगह वो वाला वर्ड का ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में भी और वैसे भी करना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 5 टर्म, निजी अंतिम उपभोग है, सरकारी अंतिम उपभोग है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात, है ना। यानी कि नेट एक्सपोर्ट, है ना, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, है ना। उसके बाद नेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ये नेट एक्सपोर्ट जोड़ेंगे तो जीडीपीएमपी आएगा, माइनस करेंगे, है ना। इसमें भी पहली लाइन वो लिख सकते हैं, 3 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसकी सावधानियां आती है ना, प्रिकॉशंस बताइए। तो दोहरी काउंटिंग से बचेंगे, ये सब में पॉसिबल है ये वाला, है ना। स्वकाबिज मकान का आरोपित किराया है, यानी कि जो सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग है ना, उस चीज की कीमत को हम क्या करते हैं, मतलब शामिल करते हैं इनकम मेथड में। इलीगल इनकम को शामिल नहीं किया जाता है ना। ऐसे हर चीज़ के अलग अलग है, उस सावधानियों को हमें ढंग से देख लेना है, क्योंकि यही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें खासकर इनकम के स्टेप्स निकालिए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेन करके समझाया भी है, लेकिन जो मैंने समझाया है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह है, आप उसको देख सकते हैं। इसको नहीं आए तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीन मतलब आप इसको वो ले सकते हैं, है ना, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यहाँ पे आय विधि के अनुसार का ये देखो इन्होंने जो दिया है, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ और वो ज़्यादा इजी है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट में आप देखिए कि वेतन व मजदूरी दिया है और बगल में सुरक्षा अंशदान मालिकों का दिया है ऑलरेडी, और इधर लगान किराया ब्याज लाभ दिया है, फिर उद्यम रीति से आय दी है ना। लाभ के एक चीज़ हाँ छूट गया था, वो बता दूं कि लाभ यानी कि प्रॉफिट के जो तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट टैक्स निगम कर, है ना। दूसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसी को रिटेन्ड इनकम भी कहते हैं। और तीसरा है डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है, जब निजी इनकम हम निकालते हैं, निजी आय, तो उसमें ध्यान रखिए वहां पे डिविडेंड ही केवल व्यक्ति को मिलता है, व्यक्ति आय में यानी कि पर्सनल इनकम में, वो उनको बाकियों को नहीं मिलता है। तो वो चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, प्राइवेट वाला, ये गवर्नमेंट का, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये चारों चीज़ों को दे रखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के देखिए यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों को लिया है इन्होंने। कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस बिजनेस का दिया, वैसे इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस यही ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे आप देखिए फिक्स्ड वर्ड लगा है, ये वाला दिख रहा है आपको, फिक्स्ड वर्ड लगा है और यहाँ नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है यानी कि फादर है और किसी को लेने की जरूरत नहीं इन दोनों बच्चों को। अगर आपने पता चलता है क्वेश्चन में ये भी दे दिया है और ये भी दे दिया है, तो आपको ये नहीं लेना फिर, है ना, आपको सिर्फ ये लेना है। तो ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज करने के लिए करते हैं और ग्रॉस की जगह नेट लिख देते हैं, तो ऐसे में आपको जीडीपी की जगह एनडीपी आ जाएगा वो, है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखिए ये ऑलरेडी है ना, ये जो मैं बता चुका हूँ, है ना, वेजेज और एम्प्लॉयज़ का, है ना, इसमें भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है। तो इसका मतलब आपको ये प्लस ये दे दिया तो नहीं लेना है, सिर्फ यही लेना है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए प्रॉफिट के तीन हिस्से हैं, कॉरपोरेट टैक्स है, डिविडेंड है, और ये रहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट कहते हैं, इसको रिटेन्ड प्रॉफिट भी कहते हैं, अर्निंग्स भी कहते हैं, और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर भी कहते हैं। तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर दिया जाता है ना, तो उसका ध्यान रखिए। यानी कि जो अवितरित लाभ कहते हैं, या जो निगमों की अब बचते कहते हैं, है ना, गैर विभागीय निगमों की बचत, तो ये सब वर्ड ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज और क्वेश्चन है लेफ्ट में, देखिएगा कि चालू हस्तांतरण और पूंजीगत हस्तांतरण, है ना, यानी कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स के दोनों ही टाइप्स हैं, एक में आय से दूसरी में चला गया है, लेकिन जब कैपिटल वाली बात है ना, तो वो उसको बड़ी सेविंग से देता है वो देने वाला, और वो दूसरे की सेविंग में चला जाता है। तो इसलिए इस वर्ड को ध्यान रखिए केवल। अब एक वर्ड है यहाँ रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, है ना। रियल जीडीपी क्या है कि ये चेंज इन प्राइस के कारण नहीं होता है, ये कांस्टेंट प्राइस पे लिया जाता है, और ये जो नॉमिनल है ये करंट प्राइस पे लिया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना। जब कीमत हम जो है आधार वर्ष की कीमत पे जब हम आंकते हैं, तो वो रियल जीडीपी होता है, उसमें प्राइस चेंज यानी कि वास्तविक होगा, इसलिए इसको कहा जाता है। इधर देखिए ये सावधानियां इधर अब आई हैं हिंदी मीडियम में, है ना। तो ये वर्ड आप ध्यान रखिए कि दोहरी गणना से बचना, डबल काउंटिंग है ना। पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं करते हैं ओल्ड वस्तुओं का, क्योंकि उसे प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। हाँ, दलाली की जो इनकम है, ब्रोकरेज है, वो शामिल किया जाता है। स्व उपभोग के लिए यानी कि सेल्फ कंजम्पशन को शामिल किया जाता है। ऐसे ही आय विधि के इन्होंने अलग अलग लिखने की कोशिश की है, लेकिन लगभग बहुत कुछ है, जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स को हम शामिल नहीं करते हैं, है ना। उसके बाद जो स्वभोग के लिए जो वस्तुएं आपने की है, उससे मिलने वाली आय को हम जो है सम्मिलित कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि उसने खुद को ही कंज्यूम किया है, खुद को ही लेकर उसने यूज किया है उस चीज वस्तु का। उसके बाद जो हम इंटरमीडिएट को यूज नहीं करते हैं, है ना, केवल हम फाइनल गुड्स को लेते हैं। तो ये सब वस्तुएं हैं। खासकर एक चीज और है, वित्तीय हस्तांतरण, जो कागजी दावे हैं, शेयर बॉन्ड्स, ये वो, इसको शामिल नहीं किया जाता है, ये सिर्फ कागजी दावे होते हैं। तो ये सब कॉमन कॉमन से वर्ड्स हैं, है ना, उसमें लेकिन ब्रोकरेज है, ये सब चीजें शामिल होती हैं। तो ये ध्यान रखिए ये सब। हस्तांतरण भुगतान, जो अगर मान लो व्यय विधि की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफर पेमेंट कोई कर रहा है, तो वो शामिल नहीं किया जाता है। अब ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऊपर नीचे हैं सारे, है ना। जो वास्तविक जीडीपी अब आ रहा है इधर लेफ्ट में, तो ये क्या है, वो जो मैंने अभी रियल जीडीपी बताया, बस ये फॉर्मूला देख लीजिए आप
कि जो रियल जीडीपी निकालने का तरीका क्या है, जो नॉमिनल है यानी कि मौद्रिक जीडीपी, जो ऊपर इधर लिखा है लेफ्ट में, बटे में हम प्राइस जो इंडेक्स है, कीमत सूचकांक, उसको बटे में ले आते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो ऐसे निकल जाता है। अगर ये दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं, या कीमत सूचकांक भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों ही एक आपस में लेफ्ट एंड राइट करके तो वो करके निकल जाएगा, यानी कि कीमत सूचकांक आपका लेफ्ट में आ जाएगा, तो आपको जो रियल जीडीपी बटे में आ जाएगा। तो इस तरीके से कीमत सूचकांक। अब इधर राइट साइड में आपके प्रिकॉशंस आ रहे हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डबल कोइंसिडेंस से लेकर डबल काउंटिंग से लेकर, है ना, ट्रांसफर पेमेंट, सब कुछ लेफ्ट में अब पहले बता दिया था हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इधर आपको जिसको नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर। एक्चुअली ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और सबसे मेन भी है, अहम भी है, तो इसलिए थोड़ा सा अब इसको आपको ध्यान रखना है ना, कि भाई ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस इसमें कम ना हो। इसके कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अच्छे भी हैं, आप इसको देख सकते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस का कौन सा हिस्सा नहीं है ना, तो इस तरीके से जो है ये सारे चीज़ें लिखी जाती हैं, है ना, कि क्या है क्या नहीं है, आपको उसको समझना है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन जो भी है, मैं आगे जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, टाइम कितनी भी कोशिश करूँ कि जल्दी से जल्दी करूँ, लेंदी हो जाता है ना। तो देखिए इसके आंसर्स भी हैं सारे, ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल जिसके पास है। मैंने सोचा तो था कि इसके न्यूमेरिकल्स भी थोड़े कराऊंगा, लेकिन एक्चुअली 45 मिनट तो ऐसे ही हो गए, तो इसलिए उसमें थोड़ी और दिक्कत हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। कुछ एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन बहुत अच्छे बता रहा हूँ मैं। जैसे कहा कि इसको उसने अपनी इनकम से उसको दिया है, और दूसरा है इसको ट्रांसफर पेमेंट्स है, तो इसलिए राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। तो ऐसे एजर्सन और रीजन बनाए जाते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। पहले तो ये देखिए दोनों में से कौन कौन से सही है, कौन से गलत है ना, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करिए, है ना। कई बार क्वेश्चन जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, जैसे एक तो नेशनल इनकम का बता ही दिया आपको, कैलकुलेट का वो हो गया। दूसरा है इसका क्वेश्चन कि एक एक नंबर में किसको हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे नहीं करेंगे, कौन जो है डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा या नहीं होगा, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें मिलेगा आगे, ठीक है। मैं अभी देख रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा, जैसे ये देख लेते हैं, डिविडेंड है रिसीव्ड बाय इंडियन फर्म, है ना। इंडियन फर्म में जो फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड रिसीव किया है, तो क्या वो हमारे शामिल होगा कि नहीं होगा, है ना। देखिए ये विदेशों से अर्जित आय का यानी कि एनपीआर का पार्ट है, तो शामिल होगा। दूसरा कहता है मनी रिसीव्ड बाय अ फैमिली है, एक फैमिली ने पैसे उनको मिले हैं, मान लो कोई बच्चा काम कर रहा है उनका, तो देखिए ये भी होगा, है ना। इसका रीज़न भी यही है कि ये जो है हमारा एनपीआर का ही हिस्सा है ना। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे जो इसका आंसर, लेकिन ये गलत दे रखा है, ट्रांसफर रिसिप्ट बता रहे हैं, जबकि ये जो है विदेशों से प्राप्त जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, जो हम विदेशों में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयज़ का रिम्यूनरेशन उसका एक हिस्सा है ना। जो हमारे देश के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ वाले जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस होता है ना। तो इसलिए ये शामिल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, जैसे कि स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप वगैरह तो वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो शामिल नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे जो ट्रांसफर रिसिप्ट्स हैं, जानबूझकर जो मैं बता रहा हूँ कि जो भी कुछ आपका प्रिकॉशंस पड़ा था उसको ध्यान में रखिए। 100 काबिज मकान का आरोपित किराया है, मान लो एक व्यक्ति खुद रह रहा है, उसको तो लिया जाएगा, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए। पुरानी वस्तु है, ओल्ड वस्तु है, वो शामिल नहीं होगा, है ना। मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए ऑलरेडी आपको बता दिया है, बीच बीच में जो भी बताए हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको मेरे वाले जो ट्रिक पे ध्यान रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, है ना। क्योंकि ज़्यादा करूँगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, फिर भी लोगों को फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसलिए ये भी मैं केवल इसको नहीं बता रहा, बस जो मैंने, लेकिन वीडियो के लिए जो आपको जो जैसे इनकम मेथड के लिए मैंने बताया कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक और ये सब जो दे रखा है, वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन की जगह एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन में कंफ्यूज करते हैं, है ना। और जो आपका व्यय विधि है एक्सपेंडिचर मेथड में, उसमें बार बार वो जीडीपी की जगह शुद्ध घरेलू ऐसे लिख देते हैं, है ना। कई बार कैपिटल वर्ड लगा देते हैं, फिक्स्ड वर्ड हटा देते हैं, तो ये सब ध्यान रखिए। अब पहला चैप्टर आपका इसी तरीके से 10 नंबर का हो जाता है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर ये आपका 6 मार्क्स का है। मनी है, ये देखिए मेन तो मनी का डेफिनेशन हो गया, मनी का क्या, मुद्रा क्या है। एक तो डेफिनेशन मैं बताता हूँ कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, लेकिन उससे बेटर डेफिनेशन, क्योंकि बाद में और कई डेफिनेशन आए, कि मनी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना।
यानी कि एक जो विनिमय का माध्यम है, मेजर ऑफ वैल्यू, है ना, कीमतों का ये भुगतान करता है, वो माप करता है ना, मूल्य की माप है। और उसका संचय भी, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, यानी कि उसमें पैसे का संचय भी रहता है। ये नहीं कि आज पैसा है तो उसकी वैल्यू जो है, जो एक कह सकते हैं कि इतने रुपए हैं, इतने रुपए का मतलब वो है कि सरकारी उसको मान्यता प्राप्त है। तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है ये, है ना। और अगर कोई वस्तु बाद में आप किसी को पेमेंट करना है तो 10 साल के बाद भी आप उस पर इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट ले सकते हैं मुद्रा के रूप में। लेकिन गेहूं है, चावल है, उसमें दिक्कत आएगी, उसको नहीं ले पाएंगे आप। तो इसीलिए जो है कि मनी का एक तो डेफिनेशन याद कीजिए। दूसरा, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? गुड्स के बदले गुड्स है ना। ये क्या करता है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस क्या है? एक व्यक्ति को जो चाहिए वो दूसरे व्यक्ति पे हो, और वो जो इसके पास है वो लेना चाहता हो। तो ये टू डिफरेंट पर्सन्स फॉर ईच अदर्स कमोडिटीज नीड, उसको हम कहते हैं। जैसे अगर किसी के पास गेहूं है और वो चना चाहता है, तो चना वाला ऐसा ढूंढेगा वो जिस पे गेहूं चाहिए जिसको। तो ये डबल कोइंसिडेंस होता है, इसको कम करता है। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी हमारे बार्टर सिस्टम में। प्रोडक्शन, जो हम प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग भी था कि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते वैल्यू को, वस्तु के बदले में वस्तु को स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अगर किसी ने 20 kg अनाज आज ले लिया है तो कल को 20 kg अनाज की कीमत कभी कम हो सकती, कभी ज़्यादा हो सकती, लेकिन पैसे में हो तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब वस्तु विनिमय की कमियां हैं। इसके बाद एक मुद्रा की पूर्ति है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सप्लाई ऑफ मनी में क्या है। सी प्लस डी डी दिया हुआ है इसमें वैसे तो, लेकिन सी प्लस डी डी ओ डी ये सब भी होते हैं, लेकिन अब शायद कुछ डिलीट हो गया होगा। तो एक तो क्वेश्चन वही बनता है जो कि मुद्रा क्या है, मनी क्या है, और उसका फंक्शन। फंक्शन में ये रहा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है ना। जो डेफिनेशन है उसी वर्ड को एक्सप्लेन कर दी, जो उसका फंक्शन हो जाता है। बार्टर सिस्टम और उसकी कमियां हो गई। इसके अलावा इसमें से जो है क्रेडिट सेंट्रल बैंक, और जो दूसरा है ना कॉमर्शियल बैंक, दोनों में डिफरेंस ये ध्यान रखिए कि दोनों में डिफरेंस के साथ एक क्वेश्चन और है कि सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट को, क्रेडिट यानी कि साख को नियंत्रित करता है, जबकि व्यापारिक बैंक अपने साख का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, जो भी उनको पैसा लोन देना होता है वो चेक देते हैं, वो व्यक्ति के यहाँ जमा होता है, उसको जमा दिखाते हैं, फिर उसका 80% 90% जो भी उनको रखना है 10% रख के बाकी फिर वो लोन दे देते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, क्रेडिट को बनाते हैं, साख को बनाते हैं। यानी कि उनको पता है कि हर कोई व्यक्ति एक ही समय में पैसे निकालने नहीं आएगा, और उनका बिजनेस यही है कि वो पैसे को ब्याज पे देकर कमाते हैं। तो इसलिए वो साख का निर्माण करते हैं। जबकि सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसको कंट्रोल कर देता है। कंट्रोल कैसे करता है? जैसे कई बार सीआरआर बढ़ा देना, एसएलआर बढ़ाना, ये सब बढ़ा बढ़ा कर बैंक की पॉलिसी, बैंक रेट, ये सब कई माध्यमों से जो ओपन, जो मार्केट सिस्टम है, ऑपरेटिंग जो है मार्केट का, खुले बाजार की क्रियाएं जिसको हम कहते हैं, तो इन सब के माध्यम से वो क्या करता है, रोकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है? बैंक का बैंकर है ना, सरकार का बैंकर है, एडवाइजर है। तो ये सब काम सेंट्रल बैंक है, जबकि कॉमर्शियल बैंक का काम प्रॉफिट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो बताई दिया आपको, इसमें क्या है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कई बार सेल और परचेज करते हैं। जब उनको लगता है महंगाई है तो क्या करते हैं, कागज़ दे देते हैं किसको, यानी कि सिक्योरिटीज़ थमा देते हैं बैंकों को, और पैसे ले लेते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में फ्लो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। अब इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप एक बार देखिए। जो बैंक रेट क्या है, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक लेंड्स द मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, है ना। कॉमर्शियल बैंक को ये खासकर लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। जो कॉमर्शियल बैंक को वो लोन देता है सेंट्रल बैंक, तो उसको बैंक रेट कहते हैं। और रेपो रेट में थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंस होने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है कॉमर्शियल बैंक को देता है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए देता है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब मान लेते हैं कि किसी कॉमर्शियल बैंक पे एक्स्ट्रा पैसा है, तो कहाँ रखेगा? जैसे हम बैंकों में जमा कराते हैं, वो सेंट्रल बैंक पे जमा कराएगा, तो जो रेट उसको मिलेगा एक्सेस अमाउंट पे, वो उसका रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बताई दिया, सिक्योरिटीज की लेन देन होती है। कैश सीआरआर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नगद रिजर्व अनुपात कहते हैं। जो भी कॉमर्शियल बैंक पे आता है पैसा, उसका एक हिस्सा उसको
रिजर्व के तौर पे सेंट्रल बैंक पे रखना होता है। तो जब महंगाई बढ़ रही होती है, घट रही होती है, इसको हम अगले चैप्टर में और अच्छी तरह भी करेंगे, तो सेंट्रल बैंक इन्हीं चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करके वो क्या करता है, जो क्रेडिट को लिमिट करता है ना, नियंत्रित करता है। क्वेश्चन आता है कि कैसे नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित करने के टूल्स हैं सारे ये, है ना, ये सब साधन है जिससे वो नियंत्रित करता है। लगभग यही सब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बता ही दिया, बाटा सिस्टम, ये वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं एक, तो इसके हिसाब से आप देखिएगा, है ना। इसके बाद सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक आपका बता दिया। अब इसके बाद ये अगला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो आपको ये देखना है कि किस तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन 101% पेपर में आता है, एक्सेस डिमांड या तो डेफिशिएंट डिमांड पे, वन डे बिफोर में, बाकी मैं उसमें भी हिंट दे दूंगा, लेकिन अभी अभी के लिए आप दोनों को ही मैं इसमें समझाऊंगा। पहले तो आप समझिए कि एडी क्या है, अग्रीगेट डिमांड क्या है। जैसे डिमांड है वैसे अग्रीगेट हो गया, ये समग्र हो गया। तो ये क्या है, ये कि ये रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्लान टू बॉट बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम इसको दो इजी कंपोनेंट देखें तो सी और आई होता है, कि हम किस लिए एडी की मांग, समग्र मांग क्या है, जो हमने कंजम्पशन किया है, उपभोग के लिए जो मांग की है वो है, या तो निवेश के लिए है। हालांकि इसके दो और कंपोनेंट है, जो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है और एक्स माइनस एम, यानी कि शुद्ध निर्यात भी है। लेकिन मेनली जब हम एडी की बात कर रहे होते हैं तो वो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है ना। यहाँ जीरो के ऊपर से शुरू होता है ये एडी, और ये क्या होता है कि जो हमने निवेश किया या तो कंजम्पशन किया, जो अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं सेवाओं पे जो मांग हो गई है, उतने मूल्य की वैल्यू को हम एडी कहते हैं। और जबकि समग्र पूर्ति क्या है, वो है टोटल वैल्यू सर्विसेज प्रोड्यूस, जो भी होता है प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जो यानी कि जो बिकने के लिए, जैसे सप्लाई, मांग क्या है, मांगी गई मात्रा है जो खरीदार के लिए है, वैसे पूर्ति बेचने के लिए। तो जो समग्र यानी कि टोटल है, विच प्रोडक्शन इज टू बी सोल्ड, जो बेचा जाना है। और इसके दो घटक कौन से हैं, सी और एस है, यानी कि कंजम्पशन के लिए होगा या तो वो सेविंग हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके दो पार्ट हो गए। ये इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, जो 0 डिग्री से चलता है, 45 डिग्री के एंगल पे होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नेशनल इनकम के इक्वल क्यों होता है, यानी कि जितना ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, उसका रेशियो है 45 डिग्री पे 1:1 ऐसे करके चलता है। इसको और डिटेल में भी आगे मैं बता देता हूँ। अब इसमें ये ध्यान रखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, सी बराबर आई होता है। एक सिंपल डेफिनेशन इसका ये याद रखिए, ये है, ये इसमें अगर मैं सी इसको कहूँ तो सी में आई इतना अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये, तो ये जुड़ गया, तो ए डी ये हो गया, और जहाँ ये मिलेंगे यही पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है। तो एक कॉमन सा ग्राफ ऐसे माइंड में रखिए, है ना, ताकि आपको बहुत आसानी हो। और ए एस के नीचे से ही आप नीचे ला सकते हैं, और वो हो जाएगा आपका करके, है ना, सेविंग का ग्राफ एस का। ठीक है, तो इसको और डिटेल में आगे हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब दो तीन चीजें देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी। एपीसी क्या है, देखा जाए एपीसी सी बाई वाई है ना, जितनी कंजम्पशन हुई है और इनकम का रेशियो है। एपीएस क्या है, ए बाई एस बाई वाई है। दोनों को जोड़कर क्या होता है, 1 होता है। अब कैसे होता है कि अगर मैं ये देखूं तो कहूं सी प्लस एस बराबर क्या होगा, वाई होगा। जितनी इनकम हुई है, या तो कंजम्पशन है या तो सेविंग है, अगर दोनों में मैं वाई वाई से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 हो जाएगा। डेल्टा ऐसे ही सिंपल में अगर मैं डेल्टा लगा दूं सब में, है ना, डेल्टा सी बाई डेल्टा, यानी कि चेंज इन इनकम क्या हुआ है, चेंज इन उसके बराबर है कंजम्पशन के और सेविंग के। मेरे आय में जो परिवर्तन होगी, या तो मेरे कंजम्पशन में होगी या तो मेरे बचत में होगी। तो ऐसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एमपीसी आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये एमपीसी आ जाएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 हो जाएगा फिर हमारा, है ना। तो दोनों ध्यान रखिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमारा 1 होता है, ठीक है। और ऐसे ही जो एपीसी प्लस एपीएस भी 1 होता है। अगर कोई एपीसी की या एमपीसी की एक वैल्यू दी गई है तो दूसरे से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी पे ये सब कुछ इक्वेशन है, जिस पे एक न्यूमेरिकल आता है पेपर में, या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। दोनों का बता रहा हूं अभी कि वो जो एक्सेस डिमांड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे इकोनॉमी में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये रहा क्वेश्चन, दोनों में संबंध पूछा जा रहा है कि दोनों में रिलेशन बताइए, जो मैंने आपको बता दिया है ना। अगर इसमें डेल्टा डेल्टा हटा देंगे तो एपीसी और एपीएस का हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि जो इस तरीके के सवाल होते हैं वो कोई भी न्यूमेरिकल है उसको समझने के लिए बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इस तरीके से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? ऑटोनोमस इकोनॉमी को यानी कि स्वायत्त निवेश करना ही पड़ता है, और ये इंड्यूस्ड जो होता है ये प्रेरित निवेश है। ये इनकम की भावना से प्रेरित होते हैं, यानी कि आय ज़्यादा होगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। अब दो वर्ड, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हिंदी मीडियम वाले जहाँ प्रॉब्लम हो इंग्लिश में देख लिया करें बेशक, है ना। जो वर्ड है जिसमें हम कहते हैं कि जो निवेश किया है वास्तविक, और एक नियोजित। नियोजित का मतलब क्या होता है? प्लान्ड, है ना, यानी कि जिसकी योजना है, एक्स एंटी वर्ड कहते हैं इसको। और इसमें ध्यान रखिए कि विच इकोनॉमी हैज प्लान्ड, जिसको प्लान किया है वो क्या है? एक्स एंटी सेविंग्स है, ठीक है। यानी कि यहाँ वर्ड आप देखिए, सेविंग रेफर टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच ऑल द हाउस होल्ड इंटेंडेड टू सेव, है ना, इंटेंडेड टू सेव या प्लान टू सेव, ठीक है। यहाँ पे प्लान टू इन्वेस्टमेंट, और जबकि एक्स एक्स वर्ड लग गया, एक्स यानी कि क्या है? बाद में वास्तविक। तो वास्तविक तो क्या होगा? यानी कि एक्स वर्ड लगते ही जिसमें आप क्या कहेंगे? एक्चुअल, है ना। और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट या रियलाइज्ड सेविंग। तो ये वर्ड ध्यान रखिए, कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम सर इसलिए नहीं कर पाते। और एक फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। जो एक तो ये ध्यान रखिए कि किन्स ने ये कहा था कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार बिंदु, वो जरूरी नहीं है कि वही हो जहां पे इक्विलिब्रियम है, वो उसके पहले और बाद में भी हो सकती है। लेकिन हम पूर्ण रोजगार की जब हम बात कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे टोटल जो असेट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो जो सिचुएशन है जिसमें ऑल एबल टू विलिंग टू वर्क है, उन सबको उस प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। कीन्स ने क्या कहा था? कीन्स ने ये कहा कि जब हम किसी इकोनॉमी में, कीन्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कहा कि उसके पहले क्लासिकल्स हुआ करते थे। तो कीन्स ने ये कहा कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट होती है तो इनकम उससे कई टाइम्स ज्यादा होती है। इसको कीन्स ने गुणक का नाम दिया, यानी कि कोफिशिएंट, के से डिनोट करते हैं हम। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में इनकम मायने नहीं रखती है, एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग से इनकम होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगी अर्थव्यवस्था के अंदर तो उसके हिसाब से इनकम ज़्यादा होंगी। अगर मान लेते हैं जहाँ सेविंग की प्रवृत्ति ज़्यादा है, सेविंग यानी कि बचत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे इनकम कम हो जाएगा। तो ऐसे में के बराबर 1/MPS होता है। मान लेते हैं क्वेश्चन में कहता है कि MPS 0.2 है या MPC कहता है 0.75 है, तो साफ सी बात है कि के की वैल्यू क्या होगी? 1/0.75, है ना, और 1 माइनस होगा, यानी कि 1 - MPC होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0.25 हो जाएगा, 0.25। और ये काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4। अब कहता है 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो 1000 अगर हम इधर रखेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, और डेल्टा आई की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? जो है डेल्टा आई तो हमें कहता है कि 1000 दे रखा है ना, डेल्टा आई, और हमें इनकम बताना है, और ये के की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो ये क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई होके 4000 करोड़ हो जाएगा। यानी कि देखिए ये जो फार्मूला है, यहीं पे दोनों फार्मूले दिए हैं, यहाँ केवल वैल्यू रख के MPC का वैल्यू रखेंगे, घटाएंगे, 1 में से घटाने के लिए 0.00 करके 0 पॉइंट ऐसे 75 ऐसे घटाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आता है तो इजीली हो जाता है। 1 घंटे हो गए अभी। अब देखिए इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेस डिमांड, जो बार बार मैं कह रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि जैसे मैं देखिए नीचे ग्राफ बना रहा हूँ, ये आपने लिया, बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ कि एक आपने ऐसे ले लिया, सब में आपने ये AS है, ये AD है, बिल्कुल ओके, ऐसे मिला दिया, ठीक है ना। और ये आपको पता है कि जो आपका ये नेशनल इनकम है ना, और ये आपका जो जिसको हम C और S कह रहे हैं ये है। अगर इसी लाइन के ऊपर से एक डॉटेड लाइन मैंने ले लिया है, तो ये जो पॉइंट आया ये वाला, ये क्या है? इतनी डिमांड एक्स्ट्रा है, यानी कि ये AD था तो ये AD1 हो जाएगा ऊपर वाला, है ना। तो ये एक्सेस डिमांड, इसी को हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। वर्ड ध्यान रखिए, यानी कि अधिमांग और ये स्फीतिक अंतराल। स्फीतिक अंतराल क्या हुआ? यानी कि जब वर्ड भी आप ध्यान रखिए, आप CC कर लीजिएगा
जब सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार देने वाली सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है तो उसे अधिमांग कहते हैं, है ना। पूर्ण रोजगार देने वाली वर्ड बहुत जरूरी है। व्हेन एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, जब व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन डिमांड, है ना, ऑफ सप्लाई ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड, एंड गैप मेड इज नोन एज इन्फ्लेशनरी डिमांड, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो अब ध्यान रखिए कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, इसको कैसे अब सरकार क्या करेगी। सरकार की कोशिश होगी कि लोगों के पास से पैसे कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाए। तो इसके लिए वो फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम राजस्व नीति कहते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आप मौद्रिक नीति बताइए या फिस्कल पॉलिसी बताइए, है ना। तो आप ध्यान रखिए, टैक्स बढ़ा देंगे। जब भी एक्सेस डिमांड होगा तो हर तरीके से टैक्स बढ़ाने की कोशिश होगी, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, है ना। इसके बाद इंक्रीज इन पब्लिक डेट, जैसे कि आप एक चीज और भी समझिए कि सरकार अपने जो सरकारी खर्चे हैं उसको कम कर देगी ताकि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, इंक्रीज करेगी वो CRR, SLR, रेपो, सब कुछ को इंक्रीज करेगी, बैंक रेट, ताकि और ऑपरेटिंग जो है उसका खुले बाजार की जो क्रियाएं जिसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें वो क्या करेगी, सिक्योरिटीज को बेचकर पैसे ले लेगी। और इसका जस्ट अपोजिट वो करेगी डेफिशिएंट डिमांड में। उसका ग्राफ बनाने के लिए आप ध्यान रखिए, बिल्कुल ऐसे ही करिए, है ना, बिल्कुल ये, और लेकिन लाइन, डॉटेड लाइन को वो नीचे ले लीजिए। तो इस तरीके से ये जो बना, ये क्या है ना, हमारे पास ये बन जाएगा डेफिशिएंट गैप का, है ना, डेफिशिएंट डिमांड का बन जाएगा, और ये इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ग्राफ बता दिया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के मेजर्स पेपर में आते हैं कि इसमें कौन सा, और 6 नंबर में आता है, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए, इसका तीसरा टाइप का जो न्यूमेरिकल है इस तरीके का दिया होता है ना, एस के ग्राफ में आए, इसमें क्या कहता है, नेशनल इनकम बताना है। तो देखिए, y बराबर क्या होता है, C+I होता है, ये लिखा है। C ऑलरेडी हमारा 300 प्लस 0.8y प्लस 700 हो गया। अब ये, ओहो, ये पूरा नहीं किया, देखिए 1y है, 1y माइनस 0.8y हो जाएगा, है ना, मतलब ये y माइनस, तो ये करके हमारा कॉमन आके आएगा 0.2y, जो यहाँ इन्होंने लिख दिया है, बराबर 700 और 300 1000 हो गया। तो y की वैल्यू 1000 बाई 0.2, ऊपर 10 चला गया, तो आंसर आ गया 5000 करोड़। ऐसे एस और सी में दिया जाता है। ये 3 क्वेश्चन, एक तो के वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया, 2 इस तरीके के न्यूमेरिकल हो गए यहाँ पे, और तीसरा नेशनल इनकम वाला हो गया, है ना। ये सब 2-2 नंबर में होते हैं, 3-3 नंबर में होते हैं, है ना। और वो आपका जो ये जो डेफिशिएंट डिमांड वाला जो अभी बताया है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो आपके 6 मार्क्स में होता है। ये रहा, जैसे कि मैंने बताया, MPC की वैल्यू मैंने अभी ऊपर 0.75 लिया है, यहाँ 0.9 है, तो ये हो गया 10 की वैल्यू आ गई के की, तो के की वैल्यू यहाँ 10 रखा। और नीचे का ये दिया होता है खासकर, या ऊपर का दिया होता है, वैसे ज़्यादातर नीचे का ही इन्वेस्टमेंट दिया होता है। तो इनकम कितनी हो गई, 1000 इंटू 10,000 करोड़ हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद भी काफ़ी टाइम बढ़ रहा है। एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बजट क्या है, इसका एक डेफिनेशन केवल याद रखिए कि जो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का वो होता है, सम होता है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें रिसोर्सेज का पता होना चाहिए, इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ हमें खर्च करना है रखना है ना, आगे फर्दर प्लानिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें देखिए, बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि जो बजट के रिसिप्ट है, एक तो रिवेन्यू है और एक कैपिटल है। दोनों वर्ड को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये समझ जाएंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, जब हमारे रिवेन्यू की बात होती है, राजस्व प्राप्तियां, जब भी हम राजस्व प्राप्तियों की बात कर रहे होते हैं, तो इससे जो हमारे असेट पे फर्क नहीं पड़ता है ना। ये मतलब हमारी जो इनकम है, जिसमें हमारी लाइबिलिटी बढ़ती नहीं है, देनदारियां बढ़ती नहीं है, और परिसंपत्तियां कम नहीं होती। यानी कि 2 वर्ड है, असेट्स, है ना, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, है ना। ये तो ये 2 वर्ड को अगर आप समझ जाते हैं तो ये सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, है ना, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट हमने उधार ले लिया, तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है, असेट्स हमारे कम हो जाएंगे। तो ऐसी चीजों को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ऐसे ही जब पेमेंट की बात आती है, अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, तो वो हम कैपिटल में कब रखेंगे, लोन हमने दिया है, उधार दिया है, तो उससे हमारी लाइबिलिटी कम होगी, हमारा असेट बढ़ेगा। जबकि टैक्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब क्या है,
कि एक तरह से हमारे लिए असेट नहीं है, लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा, असेट्स पे फर्क नहीं पड़ा, हमारी इनकम बढ़ी है केवल। तो जैसे क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि ये बताइए लाइसेंस फी है, ये कहाँ आएगा? तो ये नॉन टैक्स रिसिप्ट में आएगा, रिवेन्यू में आएगा। जब हमारे पास कोई टैक्स के माध्यम से आ रहा है जिसमें टैक्स वर्ड लगा है, एक्साइज ड्यूटी, ये टैक्स, वो टैक्स रिवेन्यू है, और बाकी सब नॉन टैक्स रिवेन्यू है। ठीक है ना, जैसे फी है, लाइसेंस है, सब कुछ, डिविडेंड है, प्रॉफिट है ना, खासकर डिविडेंड एंड प्रॉफिट अक्सर पेपर में आ जाता है। ये सब क्या है? नॉन टैक्स हमारे रिसिप्ट है, यानी कि आय है। और दूसरी तरफ हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में मतलब जो उसको हम ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, नॉन इनडायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफर कर पाते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, है ना, ये सब राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको समझना है। जो रिवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस होता है निकालने में, और ये जब बड़ा होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो हमें घाटा होगा। इसी को हम कहते हैं क्या? कि वो राजस्व घाटा होगा। अब जब राजकोषीय घाटा होगा, उसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट फिजिकल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। मान लो अब हम घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेंगे, तो उस उधार को, बोरोइंग्स को छोड़कर जो घाटा है उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, यानी कि राजकोषीय घाटा। इसको हम ये भी कहते हैं कि कुल व्यय की उधार रहित कुल प्राप्तियों पर अधिकता, यानी कि जो हमारे टोटल रिसिप्ट है, टोटल प्राप्तियां जो है, टोटल रिसिप्ट, उसमें उधार भी है, लेकिन उधार को भी हटा दिया है उसको, यानी कि बोरोइंग्स को हटा दिया है। तो उससे जितना भी ज़्यादा है वो हमारा फिजिकल डेफिसिट है। यानी कि इससे हमें ये पता चलेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर, फार्मूला याद रखेंगे तो भी आप कर लेंगे। इसका इंपॉर्टेंस आता है कि इससे ये पता चलता है कि कितना इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, कंट्री को कितना फेस करना है, डेट कितना लेना है, डेट ट्रैप कितना हो जाएगा। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिए। अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट 10,000 करोड़ का है और प्राइमरी डेफिसिट भी 10,000 करोड़ का है, तो इसका मतलब जीरो हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि इकोनॉमी अपने ब्याज को देने के लिए भी किस पे डिपेंडेंट है? वो दोबारा से पैसा उधार ले रही है। एक चीज और वर्ड छूट गया था, याद आ रहा है मुझे, नेशनल डेट, है ना, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट और नेशनल डेट। ये जो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज होता है, इसको हम ट्रांसफर पेमेंट में लेते हैं। अगर हम कर्ज लेते, इनकम करते और फिर देते, तो वो नहीं आता, वो हमारे पास क्योंकि कई देशों में इस पे लेकर बड़ा डिस्प्यूट है। जबकि इंडिया में इसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स में लेते हैं, क्योंकि हमारी जो भी लोन होते हैं वो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, उसमें हमें इनकम नहीं होता है। अब टाइप्स ऑफ बजट में सरप्लस बजट जब होता है, जब इनकम ज़्यादा रखते हैं और ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उसमें हमारा डेफिसिट बजट हो जाता है। जब दोनों बराबर है तो वो बैलेंस्ड बजट होता है। तो आप ध्यान रखिए, जब इन्फ्लेशनरी गैप होने लगता है, यानी कि महंगाई बढ़ने लग जाती है, तो हम ऐसे वक्त में सरप्लस बजट ले आते हैं। अब इस चैप्टर में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बताया राजकोषीय नीति या प्राथमिक घाटा, है ना, प्राइमरी डेफिसिट, इनका क्या इंपॉर्टेंस है ना, कि वो क्यों बढ़ रहा है, तो सरकार पे प्रेशर क्या है, पुरानी अदायगियों के लिए सरकार कितनी डिपेंडेंट है। अब ये लास्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए है इसमें। लेकिन एक देखिए, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों में कई बार डिफरेंस होता है, कंपोनेंट्स कई बार पेपर में आते हैं, है ना, कि ये वाला जो है किसका कंपोनेंट है। तो वो ध्यान रखिए आप कि किसको, एक बार आप देख लीजिएगा कि पूंजीगत जो खाते में जो है ना, विदेशी ऋण वगैरह जो हमारे कैपिटल में आते हैं। और मैंने जो वर्ड आपको याद भी कराया कि जब लाइबिलिटी वगैरह आपको बढ़ती हुई दिखे या असेट्स कम हो, तो पूंजीगत में आते हैं, है ना। इसके बाद जो है डेफिसिट बीओपी, जो अकाउंट का एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई बीओपी जो है वो हमारा डेफिसिट होता है ना, इसके क्या कारण है? तो देश में महंगाई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, सोशल वेलफेयर इंफ्रा का अभाव है ना, सरकार को ये सब कर लेने पड़ते हैं कि जब इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। तो ये सब हमारी एक शॉर्टकट में क्वेश्चंस है, इसको समझने की ज़रूरत है कि दोनों में सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब इसको देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल, है ना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो होता क्या है कि एक्सचेंज जो किया जाता है गवर्नमेंट और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, एट फिक्स्ड रेट, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है। और जबकि फ्लेक्सिबल में फिक्स्ड नहीं होता है, यानी कि जो वो लचीला होता है, इसमें घटता बढ़ता रहता है। तो इसको आप देख लीजिएगा
इसमें बाकी आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, है ना, जैसे कि मान लो हमने फ्लेक्सिबल रखा है तो उसका रेट कभी बढ़ जाए घट जाए तो पता नहीं रहेगा कि कितने पैसों का क्या एक्सचेंज होना है। तो फॉरेन एक्सचेंज इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करा देता हूँ। और ये इसको जैसे देखिए कि अगर ये डॉलर है और ये है और इस तरीके से है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको आप राइट साइड में रख दीजिए। तो बढ़ने से क्या हुआ, ऊपर ये चीज़ आ गया, ऊपर आने का मतलब है उसकी कीमत बढ़ गई, है ना, यानी कि रुपए का डेप्रिशिएशन हो गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई। तो इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट रिलेशनशिप ये रहा यहाँ पे, है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, जहाँ पे ये दोनों फिक्स हुए हैं, ये एक्सचेंज रेट है, इसी को हम विपणन रेट कहते हैं, है ना। इस चैप्टर में 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आना है, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ आपको कि वैल्यूएशन ऑफ करेंसी और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जब करेंसी की कीमत कम होती है ना, व्हेन गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री ऑफिशियली लोअर्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी, है ना, यानी कि घटाती है वो सरकार, तो उसको हम डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं हम इसको, ठीक है ना। और जब कीमत वो बढ़ाती है ना, रेजेस द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी, है ना, यानी कि डॉलर सस्ता हो करने लग जाए वो, तो वो उसको हम अधिमूल्यन कहते हैं। ठीक है, ये दो वर्ड है, आप ध्यान रखिए। इसके बाद जो है हिंदी में लेफ्ट में लिखा ही है, करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है, उसका मूल्य ह्रास हो जाता है, यानी कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। यही मैंने जो अभी बताया कि चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई के कारण हुआ है, एकाएक किसी भी चीज़ की डिमांड जो है कम होने लग जाए, और डिमांड कम होगी तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू, मतलब उस डॉलर की वैल्यू कम होने लग जाएगी। ठीक है, और बढ़ेगी तो ये बढ़ती कब है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मांग करनी पड़ती है। तो ये सब आप इसको शॉर्टकट में समझिए। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है, हालांकि बहुत कोशिश लगातार है 1 घंटे में, फिर भी अच्छी बात है कि 1 घंटे में मैंने पूरी की पूरी किताब को फिनिश किया है। और आपका अगर 1 घंटे का ये वीडियो आप थोड़ा स्किप करके भी देखेंगे तो 1 घंटे में देख पाएंगे, तो 101% आपका रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले आप बाइक पे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, कान में लीड लगाकर वीडियो को सुनते हुए चले जाइए, आपका फुल टाइम पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये 1 डे बिफोर मैं अब लाऊं या ना लाऊं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पर डे अभी लगातार कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये वीडियो बहुत ही काम का है, जो जिसकी डिमांड थी। लास्ट ईयर का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पिछले साल के वीडियो को देखेंगे। पार्ट 2 में सेकेंड बुक का जरूर लेकर आऊँगा, कल या परसों मेरी पूरी कोशिश होगी। तो आपसे उम्मीद है कि मैंने वीडियो बना तो दिया है, अब आपका काम है इसको सभी तक पहुंचाइए, आप सभी दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि ये वीडियो हर किसी बच्चे तक पहुंच पाए। और जो भी आपको इसमें फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी पहल ये बहुत अच्छी लगी होगी। और जैसे इंग्लिश 12th क्लास की इंग्लिश में 100% क्वेश्चन मेरे 1 डे बिफोर में से आए हैं, तो उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स में भी आप उदास नहीं होंगे। 10th के सभी बच्चों को तो काफ़ी, मतलब हर पेपर में 80% से ज़्यादा आया है, तो 12th में भी मेरी यही उम्मीद है कि जैसे इंग्लिश का पेपर आपका 100%, यहाँ तक के स्टेंजा और एक्सट्रैक्ट भी मेरे वीडियो में से आए, तो ऐसी उम्मीद मेरी इस 12th के वीडियो से भी है। इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहना है ये, तो आप इसको सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।